दोस्तों मॉडर्न कॉम्बैट, एसफॉल्ट, ब्रदर्स इन आर्म्स, गैंगस्टर, डजन हंटर और सोनिक रनर जैसे मोबाइल गेम्स के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इन गेम्स पर करोड़ों डाउनलोड्स हैं और लाखों लोग इन्हें डेली खेलते हैं। पर इन सभी लेजेंडरी गेम्स के पीछे एक ही कंपनी का हाथ है, नाम है गेमलॉफ्ट। यह कंपनी एक टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल गेम डेवलपिंग कंपनी हुआ करती थी, क्योंकि गेमलॉफ्ट का ये लोगो जिस भी गेम के आगे लग जाता था, ऑडियंस के लिए वो हाई क्वालिटी और फुल ऑन एंटरटेनमेंट का सर्टिफिकेट बन जाता था। पर आज के टाइम पर गेमिंग की दुनिया में गेमलॉफ्ट गुमनाम सा हो चुका है। पबजी, फ्री फायर और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी गेम्स में दिन रात लगे रहने वाले गेमर्स के बीच गेमलॉफ्ट के किसी भी गेम का कोई क्रेज नजर नहीं आता। और तो और गेमलॉफ्ट की हिस्ट्री में एक इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो चुकी है कि इसके ओरिजिनल फाउंडर्स ने भी इस कंपनी से किनारा कर लिया है। तो आखिर क्या है गेमलॉफ्ट के राइज एंड फॉल की कहानी, चलिए शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों गेमलॉफ्ट की शुरुआत 14 दिसंबर 1999 को मिशेल गोइलमोल्ट ने की थी, जिन्हें यूरोपियन वीडियो गेम इंडस्ट्री के जायंट्स में से एक माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि मिशेल की फैमिली एक समय पर खेती किया करती थी, पर फिर मिशेल और उनके भाइयों ने कंप्यूटर की डीप नॉलेज एक्वायर की और 1986 में इन्होंने यूबीसॉफ्ट नाम की वीडियो गेम कंपनी की शुरुआत कर दी। एक तरफ जहां यूबीसॉफ्ट ज्यादातर पीसी गेमिंग पर फोकस कर रही थी, वहीं मिशेल को मोबाइल गेमिंग में बड़ा स्कोप नजर आता है। और फिर लेट 90s में इंटरनेट की तेजी से होती ग्रोथ के बीच वो गेमलॉफ्ट की शुरुआत कर देते हैं। आपको बता दूं कि गेमलॉफ्ट का हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में मौजूद है। अपनी शुरुआत में गेमलॉफ्ट फीचर फोन्स के लिए गेम बनाया करता था, जिसमें प्रिंस ऑफ पर्शिया और टॉम क्लैंसीज स्प्लिंटर सेल काफी पॉपुलर साबित हुए। लेकिन दोस्तों गेमलॉफ्ट को असल ग्रोथ तो तब मिली जब एंड्रॉयड और iOS जैसे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आए और लोगों के बीच स्मार्टफोन्स को पॉपुलैरिटी हासिल होने लगी। गेमलॉफ्ट के मोबाइल गेम्स कितने पॉपुलर हुए, इस बात का अंदाजा आप इसी डेटा से लगा सकते हैं कि फरवरी 2009 में जब इसका IPO लाया गया था, तब तक ये कंपनी अपने गेम्स की 20 करोड़ से भी ज्यादा कॉपीज सेल कर चुकी थी। अब दोस्तों गेमलॉफ्ट का हर गेम जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल कर रहा था, पर इन सभी गेम्स के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई थी, और वो ये थी कि गेमिंग कम्युनिटी के बीच इन्हें क्लोन या फिर कॉपी कर पुकारा जाता था। गेमलॉफ्ट खुद के गेम आइडियाज को तो सोच ही नहीं रहा था। ये कंपनी पीसी और कंसोल पर चलने वाले पॉपुलर गेम्स के आइडिया को कॉपी करके उनका मोबाइल वर्जन बना रही थी। जैसे कि अगर कुछ एग्जांपल्स की बात की जाए तो इनकी गैंगस्टर सीरीज, जिसमें गैंगस्टर वेगास और गैंगस्टर क्राइम सिटी, गैंगस्टर 2, किंग्स ऑफ LA और अर्बन क्राइम जैसे गेम्स आते हैं, वो रॉकस्टार गेम्स नाम की कंपनी के GTA यानी कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो की कॉपी है। ठीक ऐसे ही ज़ॉम्बी इन्फेक्शन गेम का आइडिया रेजिडेंट एविल से लिया गया है, और गेमलॉफ्ट के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम सीरीज नोआ का आइडिया हेलो और शैडो गार्जियन से मैच करता है। नवंबर 2011 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब गेमलॉफ्ट के फाउंडर मिशेल से पूछा गया कि लोग आपके गेम्स को क्लोन कहते हैं, तो फिर मिशेल ने कहा कि गेमिंग इंडस्ट्री में नए कॉन्सेप्ट बहुत रेयरली आते हैं और गेमलॉफ्ट किसी भी गेम को क्लोन नहीं करती, बल्कि उसके कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करती है। अब दोस्तों भले ही गेमिंग कम्युनिटी चाहे गेमलॉफ्ट को कॉपीकैट कह रही थी, पर सच ये भी था कि गेमलॉफ्ट के अलावा शायद ही कोई कंपनी थी जो कि हाई क्वालिटी मोबाइल गेमिंग पर इतना ज्यादा फोकस कर रही थी। गेमलॉफ्ट के गेम्स की क्वालिटी और ग्राफिक्स उस गेम से भी ज्यादा बेटर और स्मूथ होते थे जिनके कॉन्सेप्ट को ये कॉपी किया करते थे, और यही एक फैक्टर गेमलॉफ्ट की USP बन चुकी थी, जो कि इन्हें गेमिंग मार्केट में सबसे ऊपर की पोजीशन पर ला खड़ा कर रहा था। गेमलॉफ्ट का रेवेन्यू मॉडल भी दूसरे गेमिंग कंपनीज से काफी अलग था, जो कि गेम खेलने वाले लोगों के एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा देता था। अब दोस्तों गेमलॉफ्ट के इस रेवेन्यू मॉडल को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि एक गेमिंग कंपनी आखिर पैसे कैसे कमाती है। तो दोस्तों किसी भी गेम के पास पैसे कमाने के 3 जरिए होते हैं: एडवर्टीजमेंट्स, माइक्रो ट्रांजेक्शंस और रिटेल ट्रांजेक्शंस। जब भी आप गेम खेलते हैं तो उसके बीच में आपको कुछ एड्स देखनी पड़ती हैं, जिनको देखे बिना आप नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पाते। ये गेम्स गूगल और दूसरे एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म्स के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनसे गेमिंग कंपनीज मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई करती हैं। लेकिन गेमलॉफ्ट के फाउंडर मिशेल का मानना था कि इन गेम एडवर्टीजमेंट दिखाने से गेम खेलने वाले इंसान के माइंड में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है और वो अक्सर गेम को डिलीट करके राइवल कंपनी के गेम को इंस्टॉल कर लेता है। यही कारण है कि अपने गेम्स की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी होने के बावजूद गेमलॉफ्ट अपने गेम्स में एडवर्टाइजमेंट चलाने के सख्त खिलाफ रही है, और उन्होंने इससे होने वाले मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फायदे पर भी कभी भी ध्यान नहीं दिया। अब अगर हम बात करें माइक्रो ट्रांजेक्शंस की, तो फिर ये वो पैसे होते हैं जो कि हम गेम खेलते समय छोटे छोटे अपग्रेड्स पर खर्च करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स में कैरेक्टर्स, स्किन, क्वाइन, डायमंड और बैटल पासेस को खरीदने के लिए हमें कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं।
ऐसे ही जिन गेम्स में अलग अलग लेवल या कैंपेन्स होते हैं, उनमें किसी टफ लेवल को स्किप करने के लिए भी प्लेयर्स से पैसे मांगे जाते हैं और इन्हें ही माइक्रो ट्रांजैक्शंस कहा जाता है। हालांकि गेमलॉफ्ट के बनाए गए गेम्स में हमें माइक्रो ट्रांजैक्शंस भी काफी कम ही नजर आते थे, क्योंकि इनका पूरा रेवेन्यू सिस्टम रिटेल ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड था। अब दोस्तों, गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर पर कई बार किसी ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपसे पैसे लिए जाते हैं और दोस्तों इन्हें ही रिटेल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। मतलब कि एक बार आप पैसे देकर गेम को खरीद लीजिए, इसके बाद से ना तो आपको एडवर्टाइजमेंट से होने वाला डिस्ट्रैक्शन झेलना होगा और माइक्रो ट्रांजैक्शंस भी आपको काफी कम ही देखने को मिलेंगे। गेमलॉफ्ट की सक्सेस के पीछे इनकी डाइवर्सिफिकेशन, क्वालिटी और क्वांटिटी के प्रॉपर बैलेंस बनाए रखने का भी हाथ है। गेमलॉफ्ट के मोबाइल गेमिंग ने हर जोनरा पर अपनी पकड़ बनाए रखी हुई थी। उनके पास गैंगस्टर सीरीज जैसे ओपन वर्ल्ड गेम्स, एसफॉल्ट जैसे रेसिंग गेम्स और मॉडर्न कॉम्बैट जैसे एफपीएस शूटिंग गेम्स सभी मौजूद हैं। गेमलॉफ्ट ने फुटबॉल फैंस के लिए रियल फुटबॉल और खास तौर पर बच्चों को टारगेट करने के लिए सोनिक रनर्स, मिनियन रश, आइस एज एडवेंचर्स, डिज्नी मैजिक किंगडम्स और ड्रैगन मेनिया लीजेंड्स जैसे गेम्स भी बनाए हैं। इस डाइवर्सिफिकेशंस की वजह से ही गेमलॉफ्ट मोबाइल गेम खेलने वाले बड़े कंज्यूमर बेस को अपने साथ जोड़ पाया और इन्होंने अपने रेवेन्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया। गेमलॉफ्ट ने करीब 190 गेम्स को पब्लिश किया, यानी कि क्वांटिटी के मामले में भी ये काफी आगे खड़े नजर आते हैं। पर इसका मतलब ये कतई नहीं था कि उन्होंने क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज किया हो। गेमलॉफ्ट का हर गेम टॉप नॉच बनाया गया, जहां ग्राफिक्स को स्मूथ रखा गया और कंज्यूमर एक्सपीरियंस को टॉप प्रायोरिटी दी गई। साल 2014-15 तक गेमलॉफ्ट दुनिया की टॉप मोबाइल गेमिंग कंपनी बन चुकी थी और कोई भी दूसरी कंपनी उनकी टक्कर में खड़ी ही नजर नहीं आती थी। पर यही वो दौर था जब गेमलॉफ्ट का डाउनफॉल भी शुरू हो गया। दोस्तों, मिशेल गुइलमोर्ट प्राउडली कहा करते थे कि उनके गेम्स में कोई ऐड नहीं होते हैं, लेकिन गेमलॉफ्ट हाई क्वालिटी गेम्स को बनाने में इतना ज्यादा पैसे खर्च कर रही थी जिसे रिटेल मॉडल से निकाल पाना काफी कठिन हो चुका था। गेमलॉफ्ट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अलेक्जेंडर डी रोसफोर्ट ने बताया कि iOS डिवाइसेस से उनके पास आने वाला रेवेन्यू एंड्रॉइड के कंपैरिजन में 400 गुना से भी ज्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि महंगे आईफोन डिवाइसेस खरीदने वाले लोग ऐप स्टोर से कुछ पैसे खर्च करके गेम को खरीदने में कोई भी परहेज नहीं करते थे और उनके लिए एड फ्री एक्सपीरियंस ज्यादा मैटर करता था। लेकिन दूसरी ओर एंड्रॉइड डिवाइसेस, जिन्हें भारत जैसे एशिया के डेवलपिंग कंट्रीज के लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग किसी भी गेम को खरीदने की बजाय एड्स को देखते रहना ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब लोग गेमलॉफ्ट के गेम्स को क्रैक्ड वर्जन के थ्रू फ्री में डाउनलोड करने लगे, जिससे कंपनी को खासा नुकसान हो रहा था। ऐसे में गेमलॉफ्ट ने अपनी यूएसपी को एक तरफ करके अपने गेम्स के अंदर एडवर्टीजमेंट लगाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, गेमलॉफ्ट ने जिस जमाने में अपनी शुरुआत की थी, तब ज्यादातर कंपनीज प्रीमियम और पेड गेम्स ही बेचा करती थी। पर एंड्रॉइड के गूगल प्ले स्टोर ने लोगों को फ्री एप्स की ऐसी आदत लगा दी कि पेड एप्स को तो हम खरीदना ही भूल गए। आजकल तो जो भी गेम्स आते हैं वो फ्रीमियम मॉडल पर बेस्ड होते हैं। मतलब पहले तो लोगों को फ्री में गेम डाउनलोड करने दो और फिर एडवर्टीजमेंट और माइक्रो ट्रांजैक्शंस की मदद से उनसे कमाई करते रहो। मार्केट के इस बदलते ट्रेंड ने गेमलॉफ्ट के पूरे रेवेन्यू मॉडल को ही बर्बाद करके रख दिया। लेकिन ये तो बस अभी ट्रेजेडी की शुरुआत ही हुई थी, असली धमाका होना तो अभी बाकी था। साल 2015 में गेमलॉफ्ट का लॉस $18.52 मिलियन तक पहुंच गया था, जो कि उनकी हिस्ट्री का ऑल टाइम हाई लॉस था। इस मेजर लॉस के चलते उन्हें अपने 7 स्टूडियोज भी बंद करने पड़ गए और गेमलॉफ्ट के इन्वेस्टर्स भी उनसे खासे नाराज हो गए। इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठाया विवेंडी ने, जो कि फ्रांस की एक जानी मानी मास मीडिया कंपनी है। विवेंडी ने गेमलॉफ्ट में 6.2% का शेयर खरीद लिया, जिससे स्टॉक मार्केट में गेमलॉफ्ट की कंडीशन थोड़ी बेटर होने लगी। पर दोस्तों, गेमलॉफ्ट के फाउंडर्स कभी सोच भी नहीं सकते थे कि विवेंडी उनकी कंपनी का शेयर नहीं बल्कि पूरी कंपनी हड़पना चाहती थी। कुछ ही दिनों में उन्होंने अपने शेयर को 10.2% तक पहुंचा दिया और फरवरी 2016 तक विवेंडी गेमलॉफ्ट के 30% शेयर को एक्वायर कर चुकी थी। मिशेल गुइलमोर्ट ने गेमलॉफ्ट के रिटेल इन्वेस्टर्स से अपने शेयर विवेंडी को न बेचने की गुजारिश की, पर विवेंडी ने टेंडर ऑफर निकाला और इन्वेस्टर्स को ज्यादा प्रॉफिट का लालच देकर उनसे शेयर्स खरीद लिए। 1 जून 2016 तक विवेंडी के पास 56% शेयर आ चुके थे और ये कंपनी अब गेमलॉफ्ट की मालिक बन चुकी थी। पर दोस्तों, विवेंडी यही नहीं रुकने वाली थी। उनका टारगेट तो मिशेल की प्रीवियस कंपनी यूबीसॉफ्ट को भी इसी तरह से फोर्सफुली एक्वायर करने का था। अब जब मिशेल को इस बात की भनक हुई तो उन्होंने गेमलॉफ्ट को छोड़ दिया और अपने भाइयों की कंपनी यूबीसॉफ्ट में लौट गए, जिससे कि वो यूबीसॉफ्ट को फोर्स एक्विजिशन से बचा पाए। अब दोस्तों, मिशेल ने यूबीसॉफ्ट को तो बचा लिया, पर गेमलॉफ्ट पर अब विवेंडी का पूरा कंट्रोल चल रहा था। उन्होंने गेमलॉफ्ट की पूरी टॉप मैनेजमेंट बदल कर रख दी और अपने हिसाब से सारे डिसीजंस लेने शुरू कर दिए।
विवेंडी की नई मैनेजमेंट ने गेम लॉफ्ट के नए गेम्स में एडवर्टीजमेंट और माइक्रो ट्रांजेक्शंस को बढ़ावा दिया और सारे यूजर एक्सपीरियंस को बर्बाद करके रख दिया। नोवा 3 जैसे गेम्स जो कि ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर हुए थे, विवेंडी ने उनके अपडेट्स लाना ही बंद कर दिए, जिसके चलते लोगों ने गेम लॉफ्ट के इन गेम्स से पूरी तरह से किनारा कर लिया। साथ ही नोवा लेगेसी जैसे गेम्स जो कि अपने लॉन्च से पहले बहुत ज्यादा हाइप बना रहे थे, जब वो लॉन्च हुए तो वो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। पिछले कुछ सालों में गेम लॉफ्ट के नए नए रेवेन्यू मॉडल इनके लॉसेस को जरूर कम किए हैं, पर लोगों के बीच गेम लॉफ्ट के गेम्स का वो क्रेज कभी भी लौट नहीं सका। हालांकि गेम लॉफ्ट की फीकी पड़ चुकी चमक का पूरा कसूर हम सिर्फ और सिर्फ विवेंडी के सर ही नहीं डाल सकते। पिछले कुछ सालों में चाइनीज कंपनीज जैसे टेंसेंट गेम्स और नेटईज गेम्स ने यूरोपियन और अमेरिकन गेमिंग कंपनीज को काफी कड़ी टक्कर दी है और एक से एक पॉपुलर गेम्स को डेवलप किया है। इनके गेम्स लोगों के बीच खासे पॉपुलर भी हुए हैं, जिसने अल्टीमेटली दूसरे गेम्स को पीछे करने का भी काम किया है। दूसरी तरफ स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के लगातार डेवलप होने के साथ हमारे फोन्स के अंदर स्टोरेज और रैम काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और अब इस मार्केट में इतने प्लेयर्स आ चुके हैं कि गेम लॉफ्ट इसमें अपना रास्ता ही नहीं खोज पा रहा है। वैसे आपने गेम लॉफ्ट के कौन कौन से गेम्स खेले हैं और आपको क्या लगता है, क्या गेम लॉफ्ट एक बार फिर से मोबाइल गेमिंग का किंग बन पाएगा? अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा।